Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. This is our physics class for grade 10 and I am your teacher Yasser Mahmood. Students, our today's topic is audible frequency range. So what is meant by audible frequency range? First of all, what is meant by audible? Audible means that's those sounds that we can hear. Means those sounds that we can hear are called audible. Audio is related to this term like audio. सुना होगा आपने ऑडियो सॉन्ग्स या वीडियो सॉन्ग जो होते हैं. ऑडियो मीन्स जस्ट साउंड से रिलेटेड चीज़ है जिसको आप सुन सकते हैं. सो ऑडिबल मीन्स वो साउंड्स जिसको आप सुन सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिबल. व्हाट इज़ मेंट बाय फ्रीक्वेंसी? एज वी नो फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 1 that what is meant by frequency. Frequency means number of vibrations or number of oscillations completed by object in 1 second. तो जब इन 1 सेकंड के लिए हमने फाइंड करना होता है तब हम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर लें तो हमें 1 सेकंड के लिए ही वाइब्रेशंस मिलेंगी. मीन्स फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed by vibrating body in 1 second. This is called frequency, denoted by F, and its SI unit is hertz. So let's suppose if frequency, for example, if an object like this simple pendulum, if an object is displaced from the mean position and we release this object from its extreme position, this is extreme position. Now if we release this object, it will start vibrating. हम काउंट करते हैं ये कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा. साथ में हमने स्टॉप वॉच को भी ऑन कर दिया है. लेट इसने 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट की और 5 सेकंड्स में कंप्लीट की. देन क्या होगा, हम कहेंगे नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस कितनी है, 10 है. टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लगा. तो 10 वाइब्रेशंस 5 सेकंड्स में हुई हैं. 1 वाइब्रेशन कितने टाइम में हुई होगी, उसके लिए हमने एक सिंपल फार्मूला जो है उसकी फॉर्म में लिख देते हैं इसको. 1 वाइब्रेशन कितने टाइम में हुई है. तो हमने ये देखना है कि सॉरी 1 वाइब्रेशन कितने टाइम में हुई है ये हम नहीं चेक कर रहे हैं. हम ये चेक कर रहे हैं कि 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं. सो वाइब्रेशंस को हम ऊपर लिख देंगे और जिस चीज़ को 1 बनाना है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे. ठीक है. सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन न्यूमिनेटर में लिख दिया एंड डिनोमिनेटर में टाइम को लिख दिया, क्योंकि हमने टाइम को 1 सेकंड बनाना है और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड कितनी है ये हमने कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो इस केस में अगर हमने टाइम पीरियड फाइंड करना होता देन हम टाइम को ऊपर लिखते न्यूमिनेटर में एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को डिनोमिनेटर में लिखते, क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब होता है वो टाइम जिसमें एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है. तो टाइम पीरियड के केस में वी हैव टू मेक नंबर ऑफ वाइब्रेशन एज 1. नंबर ऑफ वाइब्रेशन को 1 बनाना पड़ता है, दैट्स वाई हम उसको डिनोमिनेटर में यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे आप देखें फ्रीक्वेंसी के केस में अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड. सो वी हैव टू मेक टाइम एज 1 सेकेंड. टाइम को 1 बनाना है तो टाइम को डिनोमिनेटर में लिख देंगे. क्लियर. सो यहाँ पे n by t means number of vibrations divided by total time, that will be frequency. अब number of vibration को total time पे जब divide करेंगे we will get the value of vibrations in 1 second. For example here 10 vibrations कितने टाइम में हुई, 2 seconds में हुई. आंसर आएगा 5. इट मीन्स 5 हर्ट्स लिखेंगे. हर्ट्स इसकी यूनिट है फ्रीक्वेंसी की. तो देखें 10/2 इज़ 5. इट मीन्स के 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशंस हो रही हैं. इसकी वजह से 2 सेकंड्स में 10 वाइब्रेशंस हो रही हैं. तो 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो गई, 5. ये हमें कैसे मिला, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को टाइम पे डिवाइड करके. दिस इज़ द डेफिनेशन एंड द बेसिक फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ आ गया. फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है और वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है. तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है मीन्स कम टाइम में ज़्यादा वाइब्रेशंस कर रहा है. इट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. लेट एक ही सेकंड लेते हैं. एक सेकंड में एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है. इट मीन्स जो 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वाइब्रेशन, एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग 10 वाइब्रेशन पर सेकंड.
ठीक है, 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड मीन्स 20 हर्ट्स और 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, एंड 10 वाइब्रेशन पर सेकेंड मीन 10 हर्ट्स या जस्ट 10 वाइब्रेशन पर सेकेंड भी बोल सकते हैं. सो ये है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड. रेंज किसको बोलते हैं? तो अगर हम रेंज की बात करें, रेंज होता है कि वैल्यूज़ दैट एग्जिस्ट बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. ठीक है, वैल्यूज़ दैट एग्जिस्ट बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड रेंज. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई वैल्यू है जो आप कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये लेट्स सपोज 10 to 20 है. लेट्स सपोज कोई वैल्यू है जो आप कहते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको. आप कहते हैं ये वैल्यू जो है ये 10 to 20 है, तो आप इसकी रेंज बता रहे हैं कि ये 10 से लेकर 20 तक है. 10 से कम वैल्यू नहीं है और 20 से ज़्यादा वैल्यू नहीं है. तो ये हमने एक रेंज बता दी है वैल्यूज़ की. हमने कोई एक वैल्यू नहीं बताई, हमने एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ बता दी हैं कि 10 से लेकर 20 तक कोई भी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट कर सकती है. सो रेंज मीन द वैल्यूज़ दैट एग्जिस्ट बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट्स इज कॉल्ड रेंज. तो ऑडिबल that can be heard, frequency, number of vibrations per second, frequency से आप familiar हैं. frequency range means range of frequency. so यहाँ पे जो frequency range यूज़ हुआ है, ये total यूज़ हुआ है, इसको हम बोलेंगे it is actually the range of frequency. frequency range or the range of frequency. so audible frequency range means that range of frequency that can be heard by normal human ear. इसको नोट कर लें. दैट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी हर्ड बाय नॉर्मल ह्यूमन ईयर. और फ्रीक्वेंसी रेंज हुज साउंड कैन बी हर्ड बाय नॉर्मल ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज. यहाँ पे जो मैंने लिख दिया. सो दिस इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर नॉर्मल ह्यूमन. ये रेंज कितनी है? फॉर नॉर्मल ह्यूमन दिस वैल्यू रेंजेस बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स. मतलब ये हुआ कि हमारे जो ईयर हैं, नॉर्मल ह्यूमन जो हम हैं, हमारे जो ईयर हैं, अगर कोई डिफेक्ट वगैरह ना हो तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वो सुन सकते हैं. इंटेंसिटी एक सेपरेट टॉपिक था, उसकी बात हम नहीं कर रहे. ठीक है ना, हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी हर्ड इज 20 हर्ट्स. मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड की साउंड प्रोड्यूस करता है तो उस साउंड को हम सुन सकते हैं. ठीक है, लाजमी नहीं कि हम सुने, हमने बोला कि हम सुन सकते हैं उस साउंड को. अगर नॉइज़ वगैरह ना हो या वो साउंड जो है इंटेंसिटी उसकी अच्छी हो, देन ईजिली हम उसको सुन सकेंगे. सो 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड से ऊपर कोई साउंड है, 21 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 22 वाइब्रेशन पर सेकेंड, अब 2000 हो जाए, 2000 हो जाए, 10,000 हो जाए, एंड अप टू 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड से कोई साउंड अगर प्रोड्यूस हो रही है, देन हम इन साउंड्स को सुन सकते हैं. ठीक होगी बात. मीन्स अगर ऐसा हो कि कोई साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 18 वाइब्रेशंस पर सेकेंड है, 18 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, 18 वाइब्रेशन पर सेकेंड है, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी 18 हर्ट्स है. अब मैं वाइब्रेशन पर सेकेंड नहीं लिखूंगा, हर्ट्स लिखूंगा. अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 18 वाइब्रेशंस पर सेकेंड है, वो प्रोड्यूस करने में वो ऑब्जेक्ट 18 टाइम्स पर सेकेंड वाइब्रेट करता है, देन हम इसकी साउंड को नहीं सुन सकेंगे. ठीक है, अगर हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल ये जो 18 वाइब्रेशन पर सेकेंड है, इसकी साउंड को हम ऊंचा कर दें, लाउड कर दें, तो अब इसको जितना भी लाउड कर दें, अब इसको जितना भी इंटेंस कर दें, आप इसकी आवाज़ को कभी भी नहीं सुन सकेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे एक ऊंची लाउड साउंड होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है कुछ भी, तो उसकी आवाज़ आपको बहुत ऊंची सुनाई देती है. ठीक है, बट अगर उसमें से एमिट होने वाली सारी जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से कम हो, लाइक 18 हर्ट्ज हो या 17 हर्ट्ज हो, इस तरह से, देन आप इसको नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपके ईयर सेंसिटिव नहीं है. आपके ईयर जो है, ईयर मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, वो वाइब्रेट नहीं करेगा. सिमिलरली अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड हो, फॉर एग्जांपल 21,000 है, 22,000 है, 23,000, इनमें से कोई वैल्यूज़ है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा कोई वैल्यू है साउंड की फ्रीक्वेंसी की, उसे भी हम नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि हमारे ईयर्स जो हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे
कि कम वाइब्रेशन कम फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते, ज़्यादा तो सुन सकते होंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे जो ईयर हैं वो ईयर जो है वो एक रेंज तक फ्रीक्वेंसी जो है उसके लिए सेंसिटिव है, उसके लिए वो वाइब्रेट करते हैं। उस रेंज से ऊपर चले जाएं, उस रेंज से नीचे चले जाएं, उसके लिए हमारे ईयर जो है ये सेंसिटिव नहीं है और हम उन आवाज़ों को नहीं सुन सकते हैं। सिमिलर टू लाइट, आपको पता है लाइट जो है उसमें आप जस्ट कौन से कलर्स को नेचुरल जो है उनको आप देख सकते हैं, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो कलर है दैट इज़ वायलेट। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये सबसे हाई है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे इनमें लो है, एफ लो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कोलेट रिलेशन होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है इट मीन्स उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इन सातों में। ठीक है, तो इसीलिए जब आप रेनबो को देखते हैं, क्योंकि वेवलेंथ व्यू से रिलेटेड है, देखने से रिलेटेड है, तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो आपको मध्यम नज़र आने लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें वायलेट आपको रेनबो में ऑलमोस्ट नज़र नहीं आ रहा होता है या बहुत कम नज़र आ रहा होता है। सो ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में मैंने इस तरह इनको लिख दिया। अब वायलेट से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले जो कलर्स, जो वेवलेंथ्स हैं, जो कलर्स हैं, खेद हैं, जो लाइट है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वायलेट से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, उनको बोलते हैं वायलेट से भी ऊपर, मीन्स अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, किसी एक रेंज से भी ऊपर वैल्यू हो तो उसके लिए अल्ट्रा लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे रेड से भी कम जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए यूज़ करते हैं इंफ्रा रेड। इंफ्रा रेड, अब इंफ्रा किसके लिए यूज़ होता है? जो एक रेंज में सबसे कम वैल्यू है उससे भी कम वैल्यू हो तो उसके लिए हम लफ्ज़ इंफ्रा यूज़ करते हैं। तो इंफ्रा रेड क्या हो जाएगा? मीन्स रेड से भी कम फ्रीक्वेंसी वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो अब गौर से देखें, हम सिर्फ एक रेंज तक हम देख सकते हैं। विब ग्योर आप लफ्ज़ अगर याद रख लें, विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट पर्पल कलर को बोलते हैं, यहाँ पे नहीं नज़र आ, पर्पल कलर को बोलते हैं। इंडिगो जो है ये ब्लूइश सा कलर ही होता है, ब्लू हो गया। ठीक है, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड आपको पता है। सो ये जो कलर्स हैं इनमें देखें, इस वायलेट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को भी हम नहीं देख सकते, इस रेड से कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को भी हम नहीं देख सकते। तो एक रेंज तक फ्रीक्वेंसी के लिए हमारी आइज़ जो है वो सेंसिटिव है। सिमिलरली हमारे ईयर्स जो है वो भी एक रेंज तक जो साउंड है फ्रीक्वेंसी की उसके लिए सेंसिटिव है, उससे कम के लिए भी सेंसिटिव नहीं, उससे ज़्यादा के लिए भी नहीं है। एक रेंज तक वो ऑपरेट कर सकते हैं। मीन्स 20 to 20,000 हर्ट्ज नॉर्मल बंदे के लिए जो है, उस साउंड के लिए आर ईयर्स कैन वाइब्रेट एंड वी कैन हियर दैट साउंड, एंड अदर देन दीज साउंड्स वी कैन नॉट हियर। हम नहीं सुन सकते हैं इन आवाज़ों को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सिंपल से एक एग्जांपल है, ये एक सामने दीवार है, वॉल है, और आप बोल रहे हैं और ये साउंड जो हैं ये जाके इस वॉल पे स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो क्या दीवार इस आवाज़ को सुनेगी? कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। सो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो साउंड है ये तो वॉल को मिलेगी, बट वॉल के पास कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है, जो वॉल है इसके पास हियरिंग डिवाइस नहीं है। वॉल हैज़ नो हियरिंग डिवाइस, हियरिंग डिवाइस। अब ये नहीं कहेंगे कि इसको आवाज़ मिलती नहीं है, साउंड इस तक जाएगी, बट इट हैज़ नो हियरिंग डिवाइस। जैसे कि हमारे पास ईयर हैं, कान है, उसके पास कोई हियरिंग डिवाइस नहीं होगी। अब जब कोई हियरिंग डिवाइस नहीं होगी तो वो इस आवाज़ को नहीं सुन पाएगी। ठीक है, तो अब कोई बंदा बोल रहा है, कोई चिड़िया बोल रही है, कोई ब्लास्ट हो रहा है, उसके लिए बस साउंड होगी, एनर्जी के हिसाब से होगी, किसी की एनर्जी कम होगी, किसी की एनर्जी ज़्यादा होगी, बट सारी की सारी साउंड्स उसको जस्ट एनर्जी की फॉर्म में फील होंगी। सेंसेशन ऑफ हियरिंग उसके पास नहीं है। तो सेंसेशन ऑफ हियरिंग के लिए हियरिंग डिवाइस का होना ज़रूरी है। अदर देन भी हमने बोला कि साउंड मिलती है, लेकिन वो जस्ट फिर एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर देगी पार्टिकल्स ऑफ द वॉल के अंदर। सिमिलरली अब ह्यूमन को, लेट्स सपोज हमें कोई साउंड मिलती है, लेट कोई बंदा बना लेते हैं। ठीक है, लेट हमें कोई साउंड मिलती है तो उसमें क्या होता है, क्योंकि
अब इसमें ये होता है कि एक तो ये है कि साउंड सेंसेशन प्रोड्यूस करे, हियरिंग की, उसके लिए ईयर ज़रूरी है, ठीक है, ऐसे ही फजूल सी डायग्राम बनाई है। सो यहाँ पे ईयर ज़रूरी है। लेट साउंड जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। तो वो जब ईयर पे जाके स्ट्राइक करेगी, ईयर मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, इनको वाइब्रेट करवाएगी और हम उससे सुन पाएंगे, हमें पता चलेगा हाँ ये साउंड है, कोई बोला है, जो भी है। बट अगर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में ये साउंड नहीं आ रही, 20 हर्ट्ज से कम है या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो वो साउंड आके हमारे ईयर के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर, जैसे आपके फेस के ऊपर, आपके सर के ऊपर स्ट्राइक करें, ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्राइक करेंगी। वो साउंड जब आपकी बॉडी पे स्ट्राइक करेंगी, वो जस्ट आपकी बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगी, और जिसकी वजह से आपके सेल्स, एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है, और आपको एनर्जी मिलेगी उससे। सही है। अगर ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो फिर आपके सेल, जो आपकी बॉडी जो है वो बर्स्ट कर सकती है उस साउंड से, ठीक है, जो कि आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उससे आपकी बॉडी बर्स्ट कर सकती है। आपने सुना होगा कि आगे हम पढ़ेंगे भी, किडनी स्टोन ब्रेकिंग, किडनी स्टोन जो होता है, पथरी जिसको बोलते हैं, किडनी में जो स्टोन होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड्स, मीन साउंड यूज़ की जाती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़रा हाई होती है, वो साउंड यूज़ की जाती हैं, दैट वी कैन नॉट हियर, बट वो ब्रेक कर रही है किडनी स्टोन को। तो इसी तरह से हाई इंटेंसिटी की साउंड जो भी हो, चाहे वो इंफ्रासोनिक, मीन्स चाहे वो कम फ्रीक्वेंसी वाली है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली है, एवरेज फ्रीक्वेंसी वाली है, अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रखेंगे तो वो डैमेज करेगी बॉडी को, बॉडी सेल्स वगैरह को। सो यहाँ पे लेट आप सिंपल एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन की नॉर्मली जो एवरेज फ्रीक्वेंसी ली जाती है 7 to 8 हर्ट्स ली जाती है। तो ब्रेन्स फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ लेट 7 हर्ट्स है। अब अगर आप 7 हर्ट्स को देखें, दिस इज़ द साउंड ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी दैट वी कैन नॉट हियर, इसको हम नहीं सुन सकते। बट इस फ्रीक्वेंसी की साउंड जब ब्रेन के साथ जो है इंटरेक्ट करेगी, तो आपको पता है कि जब कोई फ्रीक्वेंसी जो है वो दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, ब्रेन ऑलरेडी वाइब्रेशन में, आपको पता है बॉडी के ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द एटम्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन मोशन according to kinetic molecular theory of matter that you have studied in your grade 9. According to kinetic molecular theory of matter, every particle of the body remains in motion. molecules हैं, atoms हैं, सब चीज़ें मोशन में हैं। सो ये ब्रेन के पार्टिकल्स हैं, ये भी मोशन में होते हैं, और इनकी एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट जो है 7 हर्ट्स है। अब 7 हर्ट्स की बाहर से कोई फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो वो इनके साथ मैच कर जाएगी, मीन्स बाहर वाली फ्रीक्वेंसी और इनकी फ्रीक्वेंसी ब्रेन के पार्टिकल्स की ये मैच कर जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन जो है उसके पार्टिकल्स ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे। तो उसमें ये होगा कि जो ब्रेन के पार्टिकल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, मीन्स वो लार्जर एम्पलीट्यूड से पहले अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे फर्स्ट केस में, तो सेकंड केस में जब बाहर से फ्रीक्वेंसी मिलेगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी जितनी उनकी अपनी है, तो वो ऐसे वाइब्रेट करने लगे, मीन लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ, जिसकी वजह से ब्रेन के डैमेज होने का ख़दशा बनता है। मीन्स इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो, मीन्स लेस फ्रीक्वेंसी वाली साउंड जो है वो भी डैमेज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप आइज़ की बात करें, तो आइज़ की नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी, लेट्स सपोज आइज़ की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 19 to 20 हर्ट्स अगर है, मुझे 19 हर्ट्स से याद आ रहा है, बड़ा कंफर्म चेक कर लेने आपने, कुछ भी हो सकती है। लेट आपकी आइज़ की फ्रीक्वेंसी है, आइज़ के पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी है 19 हर्ट्स। अब अगर 19 हर्ट्स की बाहर से आप कोई साउंड प्रोड्यूस करेंगे, कोई भी चीज़, तो वो आपकी आइज़ के साथ रेजोनेंस करेगी। इसको मैचिंग, जिसको मैंने शॉर्टकट बोला था, इसको बोलते थे रेजोनेंस, कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन की है उसके साथ मैच कर जाए, तो इस प्रोसेस को रेजोनेंस बोलते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। सो जिसमें आपने सुना होगा कि ग्लास है, कोई भी ग्लास है कांच का, ये ग्लास मतलब पानी जिसमें पीते हैं वही होना ज़रूरी नहीं है, कोई और शीशा भी हो सकता है। कोई ग्लास है और कोई सिंगर जो है वो कोई सॉन्ग सिंग कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ ये ग्लास की फ्रीक्वेंसी मैच करके, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होने की वजह से क्या हो सकता है, ये ग्लास पीसेस में टूट सकता है, ठीक है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, डिफरेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे, या मैं खुद मुझे आपने याद दिलाना है, मैं एक लिंक आपको यहाँ पे दे दूँगा जिसमें वो आपको ग्लास को तोड़ने की प्रैक्टिस वो बता रहे होते हैं साउंड के साथ,
ठीक है, थोड़ी सी टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं, कुछ ग्लास ऐसा ले लेते हैं, बट फिर भी टूटता है वो साउंड के साथ, ठीक है। उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करनी पड़ती है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं रेजोनेंस की एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मिल जाए और उससे वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाए और रेजोनेंस हो जाए ठीक है। अब हमने ये कहा कि एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वो है जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है, उसको हमारे ईयर सुन सकते हैं, वो हमारे लिए साउंड के तौर पे बिहेव करेगी, हम उसे सुन पाएंगे। लेस देन 20 हर्ट्ज जो साउंड आएगी वो जस्ट हमें एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी, उसे हमारे ईयर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। और मोर देन 20,000 हर्ट्ज जो साउंड आएगी उसे भी हमारे ईयर नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। अब ईयर के लिए डैमेजिंग कौन सी होंगी, तो सारी डैमेजिंग हो सकती हैं। आपको पता है कि उसके लिए इंटेंसिटी या इंटेंसिटी लेवल को आप चेक करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी कम है या ज़्यादा है जो भी है, अगर इंटेंसिटी लेवल ज़्यादा है तो वो आपके लिए, आपके ईयर के लिए, आपकी बॉडी के लिए डैमेजिंग होती है वो वाली साउंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है, इट इज़ दैट रेंज ऑफ साउंड दैट द नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन hear and it ranges between 20 hertz to 20,000 hertz. Different animals have different audible frequency range. Means अब हमारे लिए 20 hertz to 20,000 hertz है, तो ऐसा नहीं है कि सब एनिमल्स के लिए 20 hertz to 20,000 hertz है। यहाँ पे एक टेबल से मैंने गूगल से उठाया है, एक पेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको बाद में आराम से देख लें। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट आपको फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो बताई हुई है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले देखें टर्टल का लिखा हुआ है यहाँ पे कि 20 to 1000, गोल्ड फिश जो है इट इज़ 100 to 2000, ठीक है। इनकी रेंज है अपनी अपनी अप्रॉक्सीमेट लिखी हुई है। फ्रॉग के लिए 100 to 3000, पिजन जो है उसके लिए भी ज़्यादा है 200 to 10,000, स्पेरो के लिए 250 to 12,000, ह्यूमन के लिए 20 to 20,000, ठीक है। चिंपैंजी के लिए 100 to 20,000 है, ज़्यादा कम वालों को वो नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। चिंपैंजी और ह्यूमन की ऑलमोस्ट मिलती जुलती ही नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो रेबट के लिए 300 to 45,000, डॉग के लिए 50 to 46,000, 45 या 46,000 नॉर्मली बोला जाता है। तो देखें डॉग्स जो हैं वो ह्यूमंस के मुकाबले में, डॉग्स जो हैं ये आ गई 50 to 45 या 46,000 होती है, तो ह्यूमंस के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनते हैं। सो ह्यूमन 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ये 45 to 46,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें एक टर्म यूज़ होती है डॉग विसल, एक चीज़ है जी, विसल है एक टाइप की जिसको बोलते हैं डॉग विसल। विसल आपको पता है सीटी जो होती है। अब ये ऐसी विसल है जिसको जब आप बजाएंगे, आप उसमें ब्लो करेंगे एयर को, जैसे आप सीटी बजाते हैं तो आप उसको बजाएंगे तो वो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, आपके इर्द गिर्द लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन जो कुत्ता आपने रखा हुआ है जो सीटी पे वापस आता है विसल पे, वो विसल सुन के खुद वापस आ जाएगा। मीन्स ये जो विसल होती है इसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा और 45-46,000 हर्ट्ज से कम होती है। मीन्स ये वो वाली रेंज आ रही है। अब देखें 20,000 हर्ट्ज, 18,000 ये भी तो डॉग सुन सकता है, लेकिन ये हम भी सुन सकते हैं, तो डिस्टर्बिंग होती है, एनॉइंग होती है तो ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, लेकिन डॉग की जो अपर रेंज उससे कम होती है, 45,000 हर्ट्ज तक होती है। इसलिए डॉग को ये सुनाई देती है बट हमें सुनाई नहीं देती, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक मार्केट में खड़े हैं, बाज़ार में हैं, तो कुत्ता है आपके साथ आप उसको बुलाना चाहते हैं वापस, आप उसके ऊपर विसल करेंगे तो वो विसल सारे लोग सुनेंगे और वो सब डिस्टर्ब होंगे, वो समझेंगे हमें बुला रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम बन जाएगा वहाँ पे। तो डॉग विसल इसलिए यूज़ की जाती हैं कि ये ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी अपर रेंज से ऊपर है, लेकिन डॉग्स उनको सुन सकते हैं, तो इनको बोलते हैं डॉग्स विसल। आपको पता ही नहीं चलेगा आवाज़ प्रोड्यूस हुई है, लेकिन डॉग वापस आ जाएगा, ठीक है। बाकी इधर से आप देख सकते हैं माउस, रेट, इसमें आप देखें माउस और रेट के सेपरेट लिखे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए माउस और रेट में डिफरेंस होता है। अगर आप बायो की टर्म में देखें तो माउस एंड रेट जो है ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कलर्स में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में एग्जिस्ट भी कर सकते हैं रेट्स, तो बाकियों में भी कर सकते हैं, लेकिन माउस नहीं कर सकते। सो ये आप चीज़ें थोड़ी सी देख लेंगे।
ठीक है, आप नेट से सर्च कर लेंगे, किसी एक का नोज राउंड होगा, किसी का ट्रायंगुलर शेप होगा, तो इनकी तरफ हम नहीं जा रहे, बट ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तभी इनकी थोड़ी सी डिफरेंट रेंज लिखी हुई है। ठीक है, डॉल्फिन वगैरह को देख लें, काफ़ी ज़्यादा है, 1000 to 130,000। ठीक है, तो ये क्या है जी, रेंज है डिफरेंट एनिमल्स का ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। अब हमने देखा जो हमारे लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स है। लोअर देन 20 हर्ट्स साउंड हम नहीं सुन सकते, उन्हें बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड्स। कौन सी होती हैं? जो हमारी लोअर लिमिट से भी कम आती हैं, मींस लेस देन कितना होगा हमारे लिए? लेस देन 20 हर्ट्स। एंड सिमिलरली एक होती है अल्ट्रासोनिक साउंड्स, और अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं इनको, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ये जो होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ये ग्रेटर देन 20,000। अब 1000 को किलो भी बोलते हैं, आपको पता है, तो मैंने के लिख दिया, 20K हर्ट्स। के मीन्स किलो। तो जैसे हमने कहा 20 to 20,000 हर्ट्स, तो हम कह सकते हैं 20 to 20 किलो हर्ट्स। ये आपको पता है सेम चीज़ें हैं। ठीक है, सो एक होती है जी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सी है? 20 to 20 किलो हर्ट्स। एक होती है अल्ट्रासोनिक साउंड्स, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स। एक होती हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लेस देन 20 हर्ट्स। 20 टू 20 किलो हर्ट्स जो है इट इज़ ऑडिबल। 20 से लेस इंफ्रासोनिक, 20,000 से ग्रेटर अल्ट्रासोनिक साउंड्स। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स वगैरह के बारे में विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर। अभी इस लेक्चर का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, अदरवाइज इसी के साथ हमने इसको इंक्लूड करना था, बट ये आप इसी को देख लें, इसको रिवाइज कर लें। फॉर टुडे आई थिंक इट्स एनफ, एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दिस ultrasonic sound and then applications of ultrasonic sound. Almost that will be our last topic of chapter number 2. So you have to revise this topic and you have to write down this topic on your neat notebooks. Okay, thank you, goodbye.